गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स क्या है, कैसे हमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है, कौन कौन सी इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आने वाली हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स को। सबसे पहला जो टॉपिक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेके फंडामेंटल्स, जो भी इनकम टैक्स के जो फंडामेंटल है। ठीक। सो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज इनकम टैक्स, देन उसकी टर्मिनोलॉजीज यानी कि कुछ डेफिनेशंस टाइप कि किसे क्या कहना है आपको। ठीक है, डेफिनेशंस इसमें कवर होगी। देन रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू योर प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस यानी कि कोई इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, वो उसकी बहुत सारी कंडीशंस है, कुछ कैलकुलेशंस है। ठीक है, वो सभी कैलकुलेशंस कंडीशंस वो आपको प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होगी। देन टाइप्स ऑफ असेसिस, इसका मतलब पर्सन्स कि कौन कौन से पर्सन्स है, या एसएससी का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लगाना है। सो कौन कौन से टाइप्स है, जैसे इंडिविजुअल्स है, ठीक है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, इन सब के अलग अलग टाइप्स है। देन इनकम टैक्स के रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये समझना होगा कि इनकम टैक्स अगर लगेगा तो कौन से रेट से लगेगा, यानी कि टैक्स के रेट्स होंगे और वो अलग अलग होंगे सभी के लिए। देन सेस एंड सरचार्ज, टैक्स के ऊपर और कुछ टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेस एंड सरचार्ज। एंड लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, सो इनकम के कौन कौन से टाइप्स है वो देखेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सी इनकम पे किस तरह से टैक्स लगाना है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया के अंदर टैक्सेस कौन कौन से लगते हैं। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस। अब नाम से पता चलता है कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हुआ। टैक्सेस विच आर डायरेक्टली imposed ऑन अ पर्सन एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, दैट इज इनकम टैक्स। यानी कि जो पर्सन जो है वो कमा रहा है, पर्सन एक्चुअली जो कमा रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है, वही हमारा एसएससी है। यानी कि वो उससे उससे पास से हम कलेक्ट कर रहे हैं। जो अर्न कर रहा है उसके पास से हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जो अर्निंग कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उसके ऊपर वो डायरेक्टली इम्पोज किया गया है कि इसका मतलब इसके ऊपर ही वो टैक्स लगने की जिम्मेदारी उसकी है। तो वही वो हमें टैक्स का पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने ऑलरेडी कवर किया, दैट इज अवर जीएसटी। जीएसटी क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था, बिकॉज टैक्सेस विच आर लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एंटिटीज बट इज पास्ड ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर। पास ऑन करना यानी कि सपोज हमने एक वेंडर का एग्जांपल दिया था कि वेंडर जो है ना, वो कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है। ठीक है, सो वेंडर जो है वो कंज्यूमर से क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है। जब भी हम जीएसटी का इनवॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू होगा प्लस जीएसटी, एंड दैट इज योर इनवॉइस वैल्यू। तो ये जो जीएसटी है वो मेरे जेब से तो नहीं जाएगा, यानी कि वेंडर की जेब से तो नहीं जाएगा। तो ये जो जीएसटी है वो किसके पास से कलेक्ट हो रहा है? कंज्यूमर के पास से। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का पेमेंट ये कर रहा है, पेइंग टैक्स। टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है? जो वेंडर है वो कलेक्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट पैसा इससे मांगती है और ये पैसा इनसे कलेक्ट करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? कि हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम किसी और के पास से कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो वेंडर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है जीएसटी पे करने की, लेकिन वो जीएसटी अपनी जेब से तो नहीं पे कर रहा। ही इज कलेक्टिंग दैट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर रहा है जीएसटी के रूप में, एंड देन पेइंग टू द गवर्नमेंट। सो ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब वो डायरेक्टली ये नहीं पे कर रहा, या डायरेक्टली ये नहीं पे कर रहा कंज्यूमर। कंज्यूमर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसके जरिए पे कर रहा है। कंज्यूमर वेंडर को पेमेंट करता है एंड वेंडर गवर्नमेंट को पे करता है, इसीलिए उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब जो कंज्यूमर है
जो अर्निंग कर रहा है, जो इनकम कमा रहा है, उसके पास से ही टैक्स लेना है। सभी कस्टमर, जितने भी कंज्यूमर है या जो भी अर्निंग मेंबर है ना, अर्निंग पर्सन, उनसे पैसा कलेक्ट करना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। इंडिया में दो टैक्स चल रहे हैं, इनकम टैक्स जो कि डायरेक्टली जो भी अर्निंग मेंबर है उसके पास से कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है जीएसटी, यानी कि वो है इनडायरेक्ट टैक्स। कंज्यूमर फाइनल पे कर रहा है, लेकिन वो पेमेंट किससे कलेक्ट कर रहे हैं? वेंडर से, जो चीज़ें बेच रहा है उनसे पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि दो अलग अलग टैक्सेस इंडिया में चल रहे हैं। इनकम टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज और एंटिटीज दैट वेरीज विद द रिस्पेक्टिव इनकम या प्रॉफिट। अब ये अलग अलग पर्सन पे टैक्स इम्पोज होता है। जैसे इंडिविजुअल्स यानी कि आम आदमी, पर्सन। ठीक है। देन फर्म्स, इसके बाद पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप। देन फिर कंपनीज, जो लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, और अलग दूसरी कोई एंटिटीज जिन जो अलग अलग रिस्पेक्टिव इनकम या प्रॉफिट कमा रहे हैं, या अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या इनकम कमा रहे हैं, तो फिर उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज द इनकम टैक्स। अब इन दोनों को अलग करना है, इनकम यानी कि जो अर्निंग मेंबर अर्निंग कर रहा है वो, और टैक्स यानी कि उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। सो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, उसे कहेंगे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है वो जनरली कंप्यूट किया जाता है टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। अब आपको ना एक टैक्स का रेट दिया जाएगा। टैक्स का रेट, लेट सपोज आपने किसी को सपोज कोई कंपनी है, उसको 25% का टैक्स रेट लग रहा है, और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाएगी। टैक्स रेट आपको दिया होगा, टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करनी है। अब ये टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स समझना पड़ेगा, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि टैक्सेबल इनकम क्या है। इनकम तो हर जगह की होती है, ठीक है, लेकिन कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, या कौन सी इनकम है जिसपे आधा टैक्स लगेगा, आधी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, मतलब पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। तो यही हमको समझना है पूरे इस सब्जेक्ट के अंदर कि टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है। और एक बार हमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना आ गया, तो हमें टैक्स का कंप्यूटेशन आ जाएगा, फिर हमारे पास टैक्स का फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और वही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर है? टैक्स रेट में वेरी बाय टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स पेयर। अब ये जो टैक्स रेट मैंने बताया ना, जो भी टैक्स रेट होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, और दूसरी कोई एंटिटीज है जैसे सोसाइटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उन सबके लिए अलग अलग है, फॉरेन कंपनी है, सबका टैक्स रेट जो है वो अलग अलग है। ठीक है। सो कौन सा टैक्स रेट लगेगा वो भी आपको ध्यान में रखना है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टैक्स पेयर। कौन से टैक्स पेयर, कौन से टाइप का वो टैक्स पेयर है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, इनकम टैक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। सबसे पहला है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल। पिछला साल का मतलब, अब कौन सा साल, करंट में हम कौन सा साल में है? फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो प्रीवियस ईयर कितना होगा? पिछला साल यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25। अभी जब इस तारीख में, यानी कि आज का जो डेट है वो 2 अक्टूबर 25 है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, अप्रैल 25 से शुरू हुआ था, मार्च 26 में वो खत्म होगा। सो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26। तो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल, प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ पिछला साल। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर इज 24-25। सो इनकम टैक्स के अंदर अब जो भी हम सब्जेक्ट, जो भी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उनके लिए हमारा बाय डिफॉल्ट प्रीवियस ईयर जो है ना, वो ये होगा 24-25। क्लियर? अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, इसका मतलब हुआ ए वाई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स कब लगाना है, यानी कि टैक्स तो लगेगा पूरे साल, लेकिन टैक्स का पेमेंट कब करना है। ऑब्वियसली बात है, जब आपका साल खत्म होगा तभी आप टैक्स कंप्यूट कर पाओगे, तभी आपकी टोटल इनकम कंप्यूट होगी। सो हमारा साल कब खत्म होता है? 24-25 का जो साल है वो 31 मार्च 25 को खत्म हुआ। तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक का जो है वो है हमारा असेसमेंट ईयर। ये दो चीज़ें समझनी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप टैक्स का पेमेंट करोगे ना, तो जिस साल में आपने अर्निंग कमाई उस साल में तो टैक्स पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि वो साल पूरा खत्म होना बाकी है। और इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है
जो एन्युअली पे किया जाता है, ठीक है, साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है इनकम टैक्स। तो जब तक साल हमारा खत्म नहीं होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड नहीं होगा, तब तक हम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे हमारा जो भी टैक्स है वो। सो एक बार साल खत्म हो गया, यानी कि ये 25 24 25 जो है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उसके बाद ही हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो जिस साल में हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, अगले साल। यानी कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये असेसमेंट ईयर माना जाएगा, और प्रीवियस ईयर इज 24 25। क्लियर? एसेसिंग ऑफिसर, एसेसिंग ऑफिसर जैसे हम जीएसटी ऑफिसर के बारे में पढ़े थे कि जीएसटी ऑफिसर कौन होता है, जिसका जुरिस्डिक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है। जुरिस्डिक्शन यानी कि आपके एरिया, आप जिस एरिया में रह रहे हो या आप जिस एरिया में बिजनेस करते हो, उस एरिया का ऑफिसर कौन सा है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, कि अभी कोई भी एरिया है वहाँ का एक पुलिस स्टेशन होता है, और वो पुलिस स्टेशन जो है वो कवर करता है उतने ही एरिया को जितने एरिया का उनका कंट्रोल है। सो गवर्नमेंट ने अलग अलग एरिया दिया गया है। तो वैसे ही इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के लिए अलग अलग एरिया वाइज आपको जुरिस्डिक्शन ऑफिसर प्रोवाइड किया जाए। जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो अपने जुरिस्डिक्शन यानी कि अपने एरिया के लोगों का ही देखते हैं कि अपने एरिया में उनका जो भी वर्क होता है वो वही उतने एरिया का ही करते हैं। वैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो उतने ही एरिया का काम करेगा जो जितना उसको अलोकेट किया गया है। और अगर आप उस एरिया में आ रहे हो तो आपका ऑफिसर जो है ना वो होगा, जुरिस्डिक्शन ऑफिसर जो होगा वो असेसिंग ऑफिसर कहलाता है। असेस करना यानी कि उसको कंप्यूट करना, यानी कि उसको समझना, उसको इनकम टैक्स को कंप्यूटेशन करना। तो इनकम टैक्स जो हम कंप्यूट करते हैं वही चीज़ कौन करेगा, असेसिंग ऑफिसर भी करेंगे उनके पर्पज़ के लिए, लेकिन हमें उनको कुछ सबमिट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उनको इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करेंगे, तब जाके वो फाइनल उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे, यानी कि उसे अप्रूव वो लोग करेंगे। तो उसे कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। देन एओ कोड एंड वार्ड। अब ये जो मैंने जुरिस्डिक्शन की बात की है, जो जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हो उसका एक एओ कोड यानी कि असेसिंग ऑफिस कोड, जैसे हमारा पिन कोड होता है, किसी भी एरिया का पिन कोड होता है, वैसे ही इनकम टैक्स के लिए पान बेज, पान नंबर पता है, पान बेज एक एओ कोड दिया जाता है। और वार्ड, वार्ड यानी कि उस कौन से वार्ड में है। ठीक है, वार्ड यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज में होते हैं कि इस वार्ड में है या जोन ऑफिस है, तो अलग अलग एरिया वाइज वो वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एओ कोड। डिडक्शंस यानी कि आपके जो इनकम है, इनकम में से कुछ पोर्शन जो है ना वो डिडक्ट कर सकते हो, आप कुछ पोर्शन जो है वो डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्ट एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे जगह इन्वेस्टमेंट किया है या आपने कोई खर्चा किया है, तो वो आपको माइनस करने को मिलेगा, यानी कि आपकी इनकम में से वो घटाने को मिलेगा आपको। दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस। इनकम में से कुछ चीज़ें माइनस करते हैं, तो जो भी माइनस करेंगे उसके बाद जो बचेगा ना वो होगा हमारा टैक्सेबल इनकम, यानी कि हमारा ग्रॉस इनकम होगा। ग्रॉस इनकम का मतलब है टोटल इनकम जितना आपने पूरे साल में कमाया। सपोज आपने 9 लाख रुपए कमाए पूरे साल भर में, ठीक है, 9 लाख रुपीज, लेकिन एक्सपेंसेस आपने किए हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस अलाउ है वही एक्सपेंसेस, या तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एल आई सी पीपीएफ ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए अलाउ कर दिए, तो आपको टैक्सेबल इनकम जो है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो हो जाएगी 7 लाख रुपए। ठीक है, तो जितने भी डिडक्शन है ना वो आपको माइनस करने हैं, आपकी इनकम में से माइनस करने हैं, टैक्स में से नहीं। आपकी इनकम होगी उसमें से वो खर्चे या इनकम जो है उतने इन्वेस्टमेंट है वो आपको लेस करने को मिलेंगे, और जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपका कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम पे आपको पे करना है टैक्स। फिर आपको टैक्स का रेट अप्लाई करना है, एंड टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद आपका जो भी होगा वो होगा हमारा टैक्स का अमाउंट। ये बात करते हैं एग्जाम्पशंस के बारे में। हम एग्जाम्पशंस का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस में फ़र्क, छोटा सा फ़र्क है। इनकम में से हम कुछ चीज़ें लेस करते हैं उसे हम डिडक्शंस कहते हैं, तो एग्जाम्पशन का मतलब इनकम ही नहीं मानी जाएगी। नो इनकम यानी कि इनकम ऐसा कोई इनकम है जो गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्सेबल ही नहीं है,
यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना, पहले से ही नहीं लगाना। डिडक्शंस की तो बात बाद में है, जब इसको इनकम गिनना है कि नहीं। ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको इनकम में इंक्लूड ही नहीं करना, तो उसे कहते हैं एग्जेम्पशन, यानी कि उसको एग्जाम किया गया है, इनकम में से एग्जाम किया गया है। और डिडक्शंस का मतलब इनकम लगानी है, उसके बाद माइनस करने के खर्चे। लेकिन इसमें कुछ माइनस होगा ही नहीं, बिकॉज हम इसके इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो उसे कहेंगे एग्जाम्पशन, और इंक्लूड करने के बाद उसमें से कुछ खर्चे माइनस करेंगे तो उसे कहेंगे डिडक्शंस। क्लियर? देखो, प्रीवियस ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न एंड फॉर विच टैक्स इज पेएबल। जिस साल में हम इनकम कमा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो है 24-25 में हमने इनकम कमाई होगी, उसका टैक्स का हम कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर 25-26 में। सो इनकम कमानी है पिछले साल में और टैक्स पे करना है अगले साल, क्योंकि साल में एक ही बार पे करना होता है। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब दैट कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद का जो भी साल होता है वो आपके लिए असेसमेंट ईयर हो जाए। द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज पेड। जिस साल में आपने इनकम कंप्यूट की और टैक्स का पेमेंट किया, उस साल को कहेंगे असेसमेंट ईयर। देखो, एक एग्जांपल दिया है। मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड विद एबीसी कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टिल डेट, मतलब आज की डेट तक। वो ज्वाइन हुआ था 1 जनवरी 2024 को। तो पहला प्रीवियस ईयर उसके लिए क्या होगा? 1 जनवरी 24 से लेके 31 मार्च 2024। ठीक है, प्रीवियस ईयर जनवरी से मार्च तक होगा, क्योंकि मार्च में तो वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। तो पिछले साल उसका होगा 23-24 प्रीवियस ईयर, बिकॉज ये जनवरी 24 है ना, तो मतलब 23-24 वो करंट चल रहा है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 23-24, तो असेसमेंट ईयर होगा अगला साल, यानी कि 24-25। फिर अगले साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा जो रहा वो, उसके लिए होगा 24-25। क्लियर? तो उसके लिए हो जाएगा वो 24-25, और 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? अगला साल 25-26। इसमें वो टैक्स का पेमेंट करेगा। असेसमेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट करना, और प्रीवियस ईयर यानी कि जिस साल में उसने अर्निंग किया वो साल। क्लियर? देखो, इनकम टैक्स ऑफिसर का मतलब दिया है जिसके जुरिडिक्शन के अंदर पर्टिकुलर एसएससी विल बी असेस्ड, यानी कि जो एसएससी है उसके जुरिडिक्शन के एरिया के अंदर है। ये वो कोड का मतलब होता है टैक्स जुरिडिक्शन दैट द एप्लीकेंट विल फॉल अंडर। कौन से कोड, यानी कि कौन से एरिया में आप रह रहे हो, उसका कोड होता है, दैट इज योर एओ कोड। देन डिडक्शंस का मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस incurred by the taxpayer during the financial year that can be subtracted। subtracted का मतलब है माइनस करना उसको, फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। आपकी ग्रॉस इनकम में से वो माइनस होंगे। अब कुछ खर्चों की लिस्ट दी गई है, ये छोटे से खर्चे, डिडक्शन 80C से लेके 80U। अब ये जो है ना सेक्शन है इनकम टैक्स के, ठीक है। 80C से लेके 80U तक जितने भी एक्सपेंसेस है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग सेक्शन के अंदर, वो सभी आपको डिडक्शन क्लेम करने को मिल सकते हैं। जैसे कि मेडिक्लेम, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अगर आप पे कर रहे हो हाउसिंग लोन या मेडिक्लेम पे कर रहे हो, तो आपको वो खर्चा माइनस करने को मिलेगा इनकम कंप्यूट करते वक्त। देन exemptions are specific income that not included for calculating the tax liability। वो कभी इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि वो इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड exemptions। और डिडक्शंस में क्या होता है? इंक्लूड करने के बाद कुछ खर्चे अलाउ किए थे, दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस। देखो, एग्जाम्पशंस के बारे में बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एंड मैच्योरिटी, या एलआईसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट। अगर हमारी एलआईसी पॉलिसी जो है वो पक गई है और हमें एलआईसी वालों से पैसा मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस का, तो दैट इज एग्जेम्प्ट, तो वो इंक्लूड ही नहीं करना हमारी इनकम में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कोई पर्सन जो है वो इंडिया का रहने वाला है या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। कुछ कंडीशंस दी गई है और वो कंडीशंस को देख के ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि क्या ये इंडिया का बंदा है या बाहर का है। और ये क्यों डिसाइड करना है? बिकॉज अगर वो इंडिया का होता है तो सभी टाइप की इनकम पे उसको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर वो एनआरआई है, यानी कि इंडिया के बाहर का है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाहर की जो इनकम हुई उस पर टैक्स पे करना है, वो इंडिया के बाहर।
लेकिन जो इंडिया की अंदर की इनकम है उस पर इंडिया में टैक्स पे करना है। ऑब्वियसली बात है, जो एनआरआई होगा उसको दोनों तरफ की कंट्री, दोनों कंट्रीज से पैसा मिल रहा होगा। सपोज वो यूके के अंदर रह रहा है, लेकिन कुछ टाइम वो इंडिया में भी था, तो जब तक इंडिया में था तब तक इंडिया का टैक्स उसको इंडिया में पे करना है और यूके का टैक्स उसको यूके में पे करना है। ठीक है, अगर वो एनआरआई है तो। लेकिन अगर वो इंडियन रेसिडेंट निकला, चाहे वो कहीं पे भी रहे, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा, चाहे आप यूके में रहो या कहीं और रहो। अगर आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर ली जिसके अंदर आप रेसिडेंट निकल गए, तो फिर आपको पूरा का पूरा टैक्स इंडिया में ही पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो हमें डिसाइड करना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, और उसके लिए बहुत लंबी सी कंडीशन दी गई है, बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन हम उसको टुकड़े टुकड़े में देखेंगे कि वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है तो आपको फुलफिल करनी है फॉर रेसिडेंट के लिए। ठीक है, taxability of individual in India depends on his residential status in India for a particular financial year। उसकी जो टैक्सेबिलिटी है ना, उसको टैक्स लगाना है, इंडिया में टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है और सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप किसको मिलती है? जो इंडिया में रहता होगा, यानी कि जो इंडिया का नागरिक होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अब सिटीजनशिप इज डिफरेंट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पर्पज के लिए है, और ये स्टे पर्पज के लिए है, आप क्या कहाँ पर रहते हो उसके पर्पज के लिए है। इसका इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। तो सिटीजनशिप को आपको भूल जाना है, उसको देखना ही नहीं, कहाँ पे रहता है वो मैटर नहीं करता, वो एक्चुअली इनकम टैक्स के लिए लायबल है या नहीं इंडिया में, वो देखना है, और वो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए देखना है। चलो देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप समझ लो, उसके बाद हम उसकी कंडीशन समझेंगे। सो टाइप्स के अंदर मेजर दो टाइप हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के दो टाइप हैं, पहला है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। सिंपल, या तो वो इंडिया का रेसिडेंट है या तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। लेकिन दूसरा है कि अगर रेसिडेंट हुआ, इसके भी दो टाइप हैं। अगर रेसिडेंट है, एनआर हुआ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो परमानेंटली कंप्लीटली वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंट निकला, तो रेसिडेंट में और दो टाइप दिए गए हैं। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरओआर। यानी कि ऑर्डिनरी नहीं, यानी कि सामान्य रूप से वो रेसिडेंट ही है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि असामान्य रूप से रेसिडेंट है। अब इसका कंसेप्ट ना थोड़ा वाइडर है। अब इसमें क्या होता होगा कि पूरी तरह से आप इंडिया में नहीं हो, कुछ पोर्शन आपका आउट ऑफ इंडिया भी है, कुछ टाइम के लिए आप आउट ऑफ इंडिया भी थे, तो उस केस में आपको देखना है कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब माना जाएगा? जब पूरा का पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि पूरे के पूरे टाइम के लिए आप इंडिया के हो, और ये हाफ माना जाएगा, यानी कि आधा इंडिया में रह रहे हो, आधा टाइम बाहर रह रहे हो, तो उस केस में माना जाएगा कि ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि जनरल इंडिया का रेसिडेंट नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो रेसिडेंट के और दो टाइप मिले आपको, रेसिडेंट आरओआर का और एनआरओआर। आर एन आर यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, उसके लिए भी और कंडीशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंट होने की कंडीशन से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है। इतना समझ में आया कि रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिसाइड होगा, रेसिडेंट स्टेटस टाइप क्या है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। हाँ, अब ये है रेसिडेंट की कंडीशंस। पहला जो पॉइंट था रेसिडेंट, अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो उसकी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन है स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन इंडिया। आपका जो स्टे है इंडिया के अंदर रहने का, वो है 182 दिन या उससे ज़्यादा, मोर देन 182 डेज। यानी कि पिछले साल आप 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए रहे हो, तो आप इंडिया के रेसिडेंट मान लिए जाओगे। ये तो हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ना, वो और में है, या तो पहला कंडीशन होना चाहिए तो दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आप स्टे होना चाहिए 365 दिन या उससे ज़्यादा फॉर लास्ट 4 ईयर्स।
पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो मान लेंगे कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है प्लस, इसी के अंदर मतलब दो ही कंडीशन है मेजरली, लेकिन इसके साथ एक अटैच कंडीशन है कि साथ में इसमें ना एंड ऐड करना है। एंड ये इसमें और था, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और है एंड, यानी कि इसके साथ अटैच कंडीशन है कि एटलीस्ट पिछले साल, लास्ट ईयर यानी कि करंट ईयर में आपको 60 डेज या उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की प्रीवियस ईयर 24-25 है, तो 24-25 में आपको या तो पहला या तो 182 दिन या उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर 182 दिन या उससे ऊपर है तो मान लेंगे कि आप रेसिडेंट हो। ठीक है। अगर नहीं है, सपोज आप 182 दिन नहीं है, लेकिन सपोज आप 120 दिन रहते हो, ठीक है। अगर आप 120 दिन है तो वाली कंडीशन देखेंगे, सेकंड वाली, कि पिछले साल आपने 60 दिन क्रॉस किए ना, 120 मतलब 60 दिन से तो ऊपर ही है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो साथ में एक और कंडीशन देखेंगे, पिछले 4 साल में, इस साल को छोड़ के पिछले और 4 साल पीछे जाएंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या टोटल 4 सालों में आपने 365 दिन इंडिया में रहे हैं या नहीं। अगर इसका आंसर भी यस आता है ना, तो आप रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो आपको मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो। दो कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन 182 दिन या उससे ऊपर रहने की। दूसरी कंडीशन अगर पिछले साल 60 दिन या उससे ऊपर है, प्लस पिछले 4 साल, पिछले साल के अलावा और पिछले 4 साल जाएंगे जिसपे 365 दिन या उससे ऊपर है, तो आप रेसिडेंट मान लीजिए जाओ। ठीक है, तो ये रेसिडेंट की कंडीशन हो गई। लास्ट ईयर 182 डेज या उससे ज़्यादा, और उसके लास्ट अगर उसमें 182 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो या तो 60 डेज का क्रॉस हो रहा है प्लस 365 दिन पिछले 4 साल में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मान लेंगे कि आप रेसिडेंट हो। ठीक है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, मतलब ये जो जनरल रूल ना, उसका ऑपोजिट रूल है। क्या कहता है? इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। आप इंडिया में रह रहे थे, 182 दिन क्रॉस किया नहीं किया डजेंट मैटर, लेकिन सपोज आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, आप एक्चुअली इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि आपका जन्म इंडिया में ही हुआ था, तो ऐसे तो मानेंगे। अगर इंडियन ओरिजिन है तो उसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब आपका जन्म इंडिया में ही हुआ था, लेकिन आप बाहर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए, आप अर्निंग के लिए या तो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर जा रहे हो। बाहर यानी कि इंडिया के बाहर जा रहे हो जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो भी क्या माना जाएगा? तो क्या माना जाएगा इसको? 182 डेज इज रिप्लेस विथ 60 डेज। तो वो जो 182 डे वाला क्राइटेरिया था ना कि आपको 182 दिन या उससे ऊपर रहना चाहिए, उसको हटा के हम कर देंगे 60 दिन, क्योंकि आप बाहर गए हैं इंडिया छोड़ के जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अगर एक बार बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए तो उसके वापस आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है ना, तो इसका मतलब वो पूरी तैयारी के साथ गया है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए ही गया है, तो वो लेके ही रहेगा। ऑब्वियसली यहीं से उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी होगी, तो इसका मतलब उसकी जो कंडीशन है ना वो 182 डे वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसके पास से हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे ना, हम यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसके पास से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगी अगर उसने 182 दिन से पहले छोड़ दिया इंडिया, तो टैक्स निकलेगा ही नहीं, तो उसको एनआर एनआर घोषित कर देंगे, यानी कि एनआर डिक्लेयर कर देंगे। और अगर एक बार किसी को एनआर डिक्लेयर किया ना, तो हम उसके पास से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे इंडिया में। एनआर डिक्लेयर किया मतलब वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट मतलब वो सिर्फ इंडिया में से जो पैसा कमाया उतना ले पाएंगे, लेकिन इंडिया के बाहर जाके अगर कुछ पैसा कमाया तो वो हम उसके पास से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर टैक्स। ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो कंडीशन है ना 182 वाली, उसको हम रिप्लेस करते हैं 60 दिन से। मतलब कोई आदमी अगर 60 दिन भी इंडिया में रहता है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, तो फिर उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। क्लियर? तो आपको 182 डेज की जगह पे आपको करना है ओनली 60 डेज करना है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो। या फिर हो सकता है कि वो इंडिया सिटीजन है, लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप,
शिप यानी कि आपका जहाज, समुद्री जहाज, अगर वो जहाज का पायलट है या क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर उसके जो स्टाफ मेंबर होते हैं जो शिपमेंट चलाते हैं, शिप चलाते हैं। और जनरली वो क्या होता है पता है, शिप अगर एक बार इंडिया से निकलती है ना, तो ऑलमोस्ट वहां पहुंचते पहुंचते उनको बहुत दिन, हो सकता है 5-5 6-6 महीने शिप वो घुमाते रहे आउट ऑफ इंडिया, और फिर बाद में लौट के आए। तो ऐसे मेंबर्स के लिए ना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 182 डेज उनके का पास से कंप्लाई करना बहुत मुश्किल है। 182 मतलब आधा साल, होते कितने 365 होते हैं, उसमें से आपका आधा साल भी अगर आप इंडिया के बाहर रहोगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको भी 182 डेज की जगह पे 60 डेज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो केसेस जहाँ पे 182 दिन याद नहीं रखना, उसकी जगह पे 60 दिन को रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है ना, कौन सा कंडीशन, कि आपका 60 दिन या उससे ऊपर होना चाहिए, प्लस 365 दिन पिछले 4 साल में होने चाहिए। ये वाली कंडीशन जो है ना, वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। वो आपको भूल जाना है पिछले 4 साल में आप कहाँ थे क्या थे, कोई मतलब नहीं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो या तो आप क्रू मेंबर हो इंडियन शिप के, इंडियन शिप के क्रू मेंबर, या एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले साल में 60 दिन है, इसका मतलब आप रेसिडेंट बन जाओगे सीधा, दूसरी कोई कंडीशन साथ में नहीं। देखो अब ये जो इनकम टैक्स है ना, मैं आपको पहले से बता दूं कि इनकम टैक्स पढ़ने के लिए ना आपका जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको थोड़ा और एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब ये जो इनकम टैक्स है ना, वो इतनी आसानी से आपके दिमाग में आएगा ना, वैसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस, कंडीशंस इतनी जगह पे कंडीशन आएगी ना कि आप बहुत सारी कंडीशन याद नहीं रख पाओगे। लेकिन वो आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना आपको याद रखना है, और प्रैक्टिस जितना करोगे ना इसके लिए, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं डोंट वरी, मैं ऐसे लाइव एग्जांपल तो मैं दूंगा ही, और अगर असाइनमेंट भी दे रहा हूँ तो आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, बिकॉज इनकम टैक्स ऐसा है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, अगर वो इतना इजीली डाइजेस्टेबल होता तो कोई सबके सब सीए होते आज, है ना। तो आपको ट्राई करना है कि इनकम टैक्स को इतना इजीली समझना है, जितना मैं इजी समझा हूँ उतना ही इजीली आपको भी समझना है, और उसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, कुछ कंडीशन बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो आपको उसको इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया कि अब रेसिडेंट किसको माना जाएगा और नॉन रेसिडेंट। मतलब नॉन रेसिडेंट की तो अभी हम देखे ही नहीं, अगर वो रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो मान लेंगे कि नॉन रेसिडेंट है। दो ही कंडीशन होती है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्या करेंगे, नॉन रेसिडेंट में डाल देंगे उसको। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिया है क्रू मेंबर का। मिस्टर रमेश इज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ओशियन शिप। ठीक है, he left India on 15th of May 24 and returned on 15th of December 24। चलो अब आपको ना दिन काउंट करने हैं, कब से लेके कब तक। ठीक है, काउंट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, हाउ मच डेज। हर एक दिन काउंट करना है। 15 तारीख को वो छोड़ के गया, ठीक है, लेफ्ट इंडिया 15 तारीख को, तो हम 15 तारीख से लेके 31 मई तक करेंगे, तो यानी कि 14 डेज काउंट नहीं करेंगे, तो बाकी के 17 दिन तो काउंट करेंगे। अब ये जो है ना, वो इंडिया को लेफ्ट हो चुका है, यानी कि अब वो इंडिया छोड़ के जा चुका है। तो हमें तो चाहिए कि इंडिया में कितने टाइम था वो देखना है, इंडिया के बाहर कितना था वो नहीं देखना, इंडिया के अंदर कितना है वो देखना है। तो जितना भी इसका आंसर आएगा उसमें से 365 में से उसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ इंडिया में रहेगा। ठीक है, अब इंडिया के बाहर कितना था वो देखते हैं, तो इंडिया के अंदर कितना होगा वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा पूरे साल में। फिर जून का पूरा 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, और दिसंबर के 25। वापस रिटर्न तो आ गया था। आई थिंक इसको 24 गिन सकते हैं। बस इसका टोटल कर दो, उसमें से 365 में उसको से माइनस कर दो। या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल से लेके, दोनों तरफ से आपका आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल से 14 मई तक, तो अप्रैल के 30, मई के 14। अब उसके बाद डायरेक्टली कब आया, दिसंबर में आया, तो दिसंबर को 25 को आ चुका था ना,
तो 24 तक तो नहीं था, मतलब 7 दिन था। 31 का दिसंबर का 31 होता है, तो 7 दिन इंडिया में था, प्लस 31 जनवरी के, प्लस अब ये 2025 है, मतलब 29 डेज होंगे, 28 होंगे। लीप ईयर कब होता है? 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो 4 साल तो डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। 2025 में तो नहीं है, तो 2000 और 31 मार्च तक था, तो इतना काउंट कर लो, या तो इतना काउंट करो, उसके बाद इतना माइनस कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। कितना आ रहा है? 141, दोनों तरफ से आ रहा है। 141 डेज के लिए आप इंडिया में हो, हमें क्या देखना है कि इंडिया में कितने दिन है, वो देखना है। तो इसका मतलब आप इंडिया में 141 डेज। तो अब आपको ना पहले तो कंडीशन सोचनी है कि इंडिया में होना चाहिए, कितने दिन होना चाहिए था? 182 होना चाहिए था नॉर्मल के लिए। लेकिन ये मेंबर जो है ना, वो क्रू का मेंबर है। अगर क्रू वाला मेंबर है, मतलब वो तो ऑलमोस्ट आधा साल तो वो बाहर ही रहता होगा। लॉजिक के साथ सोचना है। तो अगर वो आधा साल ऐसे बाहर ही रहता होगा, क्योंकि क्रू मेंबर है, तो ऑलमोस्ट उसको शिपमेंट चलाना है, शिप लेके जाना है, वापस आना है, तो उसमें तो 182 तो होगा नहीं। तो उसकी जगह पे हम क्या देखेंगे? 60 डेज देखेंगे। क्या उसने 60 डेज क्रॉस किया? हाँ, किया। यहाँ पे 141 है, यानी कि इट इज मोर देन 60। तो अब हम इसको क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे रेसिडेंट। सिंपल। ठीक है, समझ में आया किस तरह से रेसिडेंट स्टेटस गिनना है? क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को? दूसरा, अब एक और एक्सेप्शन है, केस 2। जो नॉर्मल कंडीशन थी ना, उसकी जगह पे कुछ और रिप्लेसमेंट होगा। अब वो क्या होगा? अब ये थोड़ा और एडवांस जाता जाएगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो इंडिया में ही उसका जन्म हुआ था, अगर वो विजिट करता है इंडिया में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पहले क्या था? लेफ्ट था, अब वो विजिट है। पहले छोड़ के जा रहा था, अब वापस आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? पहला तो वही कि 182 की जगह पे हम क्या करेंगे? 60 डेज देखेंगे, ठीक है। और साथ में ही अब 60 देखने की जगह पे ना, 60 तो देखेंगे नॉर्मली, लेकिन अब 120 देखेंगे। अगर उसका जो इनकम है इज मोर देन 15 लाख रुपीज, इंडिया का इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 120 देखेंगे, 60 की जगह पे भी। क्लियर? अगर वो इंडिया विजिट कर रहा है, इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जा चुका था बाहर, उसने बाहर जाके अच्छा खासा पैसा कमाया, और इंडिया में भी उसने पैसा कमाया 15 लाख रुपए का। देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन इनकम, मतलब इंडिया से उसने 15 लाख रुपए कमाए हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में था। तो हो सकता है उसने 15 लाख रुपए उससे ज़्यादा कमा लिए। अगर उससे ज़्यादा कमाए, तो जो लिमिट है ना, वो 60 डेज वाली, वो बढ़ा के 120 करनी है। लेकिन अगर 15 से कम है, तो फिर यही रहेगी, 60 दिन। अगर 15 से कम है तो 60 दिन, 15 से ज़्यादा है तो ही 120 डेज करना है, ठीक है। ये एक और कंडीशन। और वो जो दूसरी कंडीशन थी, पिछले साल 60 दिन प्लस 365 4 साल में, वो भूल जाना है, वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर? चलो, अब एक और एग्जांपल, जो इंडियन ओरिजिन को विजिट कर रहा है, इंडिया में विजिट कर रहा है, उसके लिए। मिस्टर रमेश इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन। ही विजिट इंडिया फॉर 115 डेज। पिछले साल कितने? 115 दिन उसने विजिट किया। तो हमें क्या लिखना है? अब देखो, रेसिडेंट तो है इंडिया का, सिंस कंडीशन पहली जो है ना, वो 60 दिन की सेटिस्फाई हो गई। 60 दिन वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 120 दिन वाली कंडीशन कंडीशन अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन उसकी इनकम कितनी है वो देखना पड़ेगा ना। इफ रमेश इंडियन हैज एन इंडियन इनकम मोर देन 15 lakhs, देन ही विल बी नॉन रेसिडेंट। देखो, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, मोर देन 15 lakhs है, तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 15 लाख से इनकम ज़्यादा हुई, तो कितने दिन देखने होते हैं? 120 देखने होते हैं, लेकिन ये तो 115 है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, मतलब सीधा नॉन रेसिडेंट पे शिफ्ट होने का। लेकिन अगर उसकी इनकम लेस देन 15 लाख है, तो वो रेसिडेंट ही माना जाएगा,
क्योंकि इनकम 15 से कम है तो कौन सी लिमिट लगेगी, 60 दिन वाली, और वो तो हो चुकी है, 60 दिन वाली तो हो गई ना। तो उस केस में रेसिडेंट मानेगा, अगर 15 लाख से कम है तो, लेकिन 15 लाख से ज़्यादा है तो उसको हमें मानना है कि नॉन रेसिडेंट हो गया। क्लियर। चलो अब रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी, मतलब रेसिडेंट और एनआर नॉन रेसिडेंट, उनकी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर एक बंदा रेसिडेंट है तो वो नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकता, और अगर रेसिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा, वाइस वर्सा है, ठीक है, अपोजिट है, अल्टरनेटिव। अब बात करते हैं, अगर कोई रेसिडेंट हो गया, पहले हम स्टेटस में हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल देखेंगे कि क्या तो वो रेसिडेंट है या तो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट निकला तो हमें और दो चीज़ें देखनी होती है, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट के अंदर और दो कंडीशन, इज इट रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके लिए पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 साल। अब इन 10 साल में से ना उसका जो स्टेटस है वो चेक करना है, क्या वो 10 सालों में से किसी भी 2 साल में रेसिडेंशियल स्टेटस था। अगर है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखना है कि क्या पिछले 10 साल में उसका जो कभी भी कोई भी स्टेटस उसका रेसिडेंट में माना गया, मतलब वो पहली कंडीशन, पहला रेसिडेंट वाला 182 डेज या उससे ऊपर का, या 60 डेज या उससे ऊपर का बाहर का है। तो किसी भी केस में अगर वो 10 में से 2 साल अगर वो रेसिडेंट माना गया तो उसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। ऑर्डिनरी यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का ही है ऐसा मानेंगे। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के फर्क क्या है कि अगर जस्ट फॉर सिंपल लैंग्वेज की बता दूं, ऑर्डिनरी का मतलब पूरा इंडियन, ठीक है, और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब आधा इंडियन और आधा बाहर का, ठीक है। अब ऑर्डिनरी का मतलब होगा पूरा इंडियन। तो अगर 10 में से 2 बार, 10 में से 2 साल अगर वो रेसिडेंट है तो हम उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे कि वो इंडिया का ही है, पूरा इंडिया है, ठीक है। लेकिन अगर वो 10 में से 2 साल नहीं है तो उसके लिए हम एक और कंडीशन देखेंगे। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एक और साथ में कंडीशन देखते हैं कि 7 साल में 730 दिन या उससे ऊपर है या नहीं। अब इस केस में 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में क्या देखेंगे, 7 ईयर्स का जितना भी उसने इंडिया में रहा है उन सब स्टे का टोटल करेंगे, और 7 साल में उसको देखना है कि 730 डेज या उससे ऊपर है या नहीं, 730 से ऊपर ऊपर है या नहीं। अगर 730 से उससे ऊपर है तो हम मानेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। 7 साल में 730, 7 साल में कितने दिन होते होंगे, ऑलमोस्ट 100 2100 2200 2300 दिन होते होंगे, जिसमें से आपको 730 दिन रहना है इंडिया में। 730 का मतलब वही हुआ 365 × 2 करोगे यानी कि 2 2 साल, वही हुआ ना, यानी कि वही हुआ 7 साल में 2 साल। वैसे लेकिन साल नहीं याद रखने आपको, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ऊपर रहना चाहिए, तो हम क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। क्लियर। अब अगर किसी ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो क्या लगता है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉट ऑर्डिनरी की। ऐसे रेसिडेंट के लिए हमने कंडीशन देखी, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, बिकॉज अगर रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, और अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो वो रेसिडेंट नहीं होगा। अगर रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। उसी तरह से अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी, या तो पूरा इंडियन या तो आधा इंडियन। ऐसा ये जस्ट फॉर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसा कुछ है नहीं इनकम टैक्स में आधा इंडियन पूरा इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद ऐसे रखना है, ठीक है। अगर उसने ऑर्डिनरी की कंडीशन सेटिस्फाई की तो वो ओ आर माना जाएगा, अगर नहीं की तो सीधा एन ओ आर। अब आप इसको ओ आर नहीं माना जाएगा तो एन आर में नहीं रखोगे, क्योंकि एन आर की कंडीशन के लिए रेसिडेंट की कंडीशन देखनी है। एक बार रेसिडेंट हो चुका है उसके बाद देखना है कि ओ आर है या एन ओ आर, यानी कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। क्लियर। If an individual does not satisfy any of the conditions above,
देन ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर नॉन ऑर्डिनरी में चला जाएगा, एनओआर। क्लियर? अब सब कुछ क्लियर समझ में आ गया, सभी सभी कंडीशन आपको समझ में आ गई, एवरीथिंग। चलो अब कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस समझाने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, पिछले साल में प्रीवियस लिखा है, यानी कि पिछले साल में वो 200 दिन था और पिछले 4 साल में 400 दिन था, तो वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो बताना आपको। 200 दिन मतलब वो तो 182 वाला क्रॉस कर चुका है, मतलब ये तो हो गया रेसिडेंट। तो ये कंडीशन देखनी ही नहीं है, अगर यही सेटिस्फाई हो गई तो ये देखना ही नहीं है, क्योंकि वो 182 दिन से ऊपर हो चुका है और वो और में था, मतलब इसके अलावा और कोई कंडीशन है तो थी, दोनों में से कुछ भी एक हो गया तो कर देना है। पिछले साल 62 डेज था, तो वो 182 वाला तो है ना, वो तो नहीं हुआ, तो दूसरी कंडीशन देखनी है कि पिछले 4 साल में क्या कितने दिन थे, 365 होने चाहिए। देखो यहाँ पे 373 है, मतलब दूसरी कंडीशन सिर्फ है, पहली नहीं हुई लेकिन दूसरी हो गई, दोनों में से एक भी हो गई तो क्या मानेंगे, रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना 182 वाली नहीं हुई, लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि पिछले 4 साल में 365 प्लस 60 दिन भी होने चाहिए पिछले साल में, तो ये 60 दिन तो हो गए, 60 तो हो गए प्लस इधर। अब देखो एक और केस दिया है 50 दिन। अब देखो ना तो 182 हुआ ना तो 60 हुआ, ना 182 हुआ ना 60 हुआ, तो ये तो कंडीशन ही खराब हो गई, तो रेसिडेंट तो माना ही नहीं जाएगा, रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। अब ये कंडीशन होना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 60 दिन के प्लस ऊपर होना चाहिए, 60 दिन प्लस 365 दिन 4 साल में वैसा होता है, 60 दिन पिछले साल में और पिछले 4 साल में 365 होना चाहिए, लेकिन पिछले साल में ही 60 नहीं है तो पिछले 4 साल में जाके मतलब ही नहीं, तो इस केस में वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन सीधा नॉन रेसिडेंट में चला जाएगा, बिकॉज ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिफाई, कौन सी, ये वाली, ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिफाई ये वाली हुई 365 से ऊपर वाला। ठीक है, 365 से ऊपर तो हो गया, लेकिन 60 दिन ये भी नहीं था और 182 डेज वो भी नहीं था, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। अब देखो एक और 150 डेज हुआ और यहाँ पे 290 हुआ। अब जब 150 हुआ ना तो ये मानेंगे कि 182 तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है थी, 60 होना चाहिए, 60 हो गया, चलो हो गया 60 तो हो गया। अगर 60 हो गया तो प्लस 365 और चाहिए पिछले 4 साल में, लेकिन पिछले 4 साल में देखो 290 ही है, तो ये नहीं हुई, मतलब सेकंड कंडीशन नहीं हुई, पहली हो गई सेकंड नहीं हुई, अगर सेकंड नहीं हुई तो मतलब नॉन रेसिडेंट, दोनों होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस की पूरा एग्जांपल प्रैक्टिकल के साथ। अब बात करते हैं रेसिडेंट तो हो गया, तो उसमें ओआर मानेंगे या एनओआर मानेंगे, यानी कि ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। अब ये जितने भी है ना वो सब रेसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद का क्राइटेरिया है, देखो पिछले 10 साल में कितने साल वो स्टेटस था रेसिडेंट का, 3 साल था, तो वो तो ओआर हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल से ऊपर होना चाहिए, 10 में से 2 होने चाहिए, तो ये तो ओआर हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और ये 800 दिन भी हो गए, 7 साल में कितने हैं, 730 होना चाहिए था, तो ये तो हो गया, दोनों हो गया, मतलब ओआर माना जाएगा। 10 में से 2 साल है, चलो हो गया, लेकिन 730 होना चाहिए, लेकिन 400, ये 450 ही है, बट फिर भी वो ओआर माना जाएगा, बिकॉज पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से एक होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन ये हो गया ना, तो अब इसको देखना नहीं है। अब ये 1 साल है तो इसको तो अभी हम, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन ये हो गई 730 से ऊपर है देखो, तो इसमें भी ओआर मानेंगे। अब ये 10 में से 1 साल है और 7 साल में सिर्फ 500 दिन है, 730 होना चाहिए, 500 भी नहीं, अब ये भी नहीं हुई और ये भी नहीं हुई, तो ही एनओआर माना जाएगा, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी। क्लियर? सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखना है कि कोई आदमी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट के अंदर ओआर है या एनओआर है, यानी कि पूरा इंडियन की तरह है या आधा इंडियन की तरह है। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। और नॉन रेसिडेंट कब माना जाएगा, एनी इंडिविजुअल हु डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशंस आर ओआर या एनओआर इज क्लासिफाइड एज अ नॉन रेसिडेंट। तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हो रही तो मतलब कौन माना जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स एंटायरली ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसका जो टैक्स लगना है ना, तो रेसिडेंट के लिए अलग टैक्स है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग टैक्स है। देखो टैक्सेबिलिटी बताई गई है। सबसे पहला, अगर वो रेसिडेंट ओआर वाला है, रेसिडेंट कौन, ओआर वाला, यानी कि पूरा इंडियन है। अगर वो पूरा इंडियन है ना, तो टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम मतलब आप कहीं पे भी बैठ के कितना भी इनकम कमाओ, आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ग्लोबल इनकम का मतलब हुआ पूरे दुनिया की इनकम पे आपको टैक्स लगेगा। चाहे आपने इंडिया छोड़ दिया बट फिर भी आपको टैक्स लगेगा। क्यों? बिकॉज आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी कि आप पूरे इंडियन हो। अगर आप पूरे इंडियन हो तो पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। समझ? क्यों ऐसा बताया गया है? पूरा इंडियन है ना, तो उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। कहीं पे भी कमाओ, आप यूके में कमाओ, जापान में कमाओ, कहीं पर भी कमाओ, आप इंडिया में आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। बिकॉज यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पूरा इंडियन हुआ तो। अब देखते हैं, अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आधा इंडियन या तो पूरा बाहर का है, यानी कि इंडियन बिल्कुल नहीं है, या तो है लेकिन आधा आधा है, ठीक है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ओनली इंडियन इनकम पे। सिर्फ इंडिया के अंदर जो भी इनकम कमाई ना, उसे कहते हैं इंडियन इनकम। इंडिया के अंदर इनकम कमाई तो आपको टैक्स पे करना है। कौन सी इनकम पे? सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स पे करना है। नो टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। आपने विदेश में कौन सी इनकम कमाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बिकॉज आप तो कौन हो, नॉन रेसिडेंट, हमारे लिए रेसिडेंट हो ही नहीं। अगर वो इंडिया के लिए रेसिडेंट नहीं है, या तो रेसिडेंट है लेकिन आधा रेसिडेंट है आधा नहीं है, तो भी आपको सिर्फ इंडिया में जो इनकम कमाई उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। बाहर आप कितनी भी इनकम कमाओ, इंडिया वालों को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप गलती से भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए, तो आप कितनी भी दूर जाओ, कितने भी कोई भी कंट्री में जाओ, क्यों आपके ऊपर टैक्स लगेगा। बिकॉज आपने रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब आप पूरे तरह से इंडिया के ही है, तो उस केस में आपको पूरी तरह की पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। ठीक, देखो एग्जांपल दिया है टैक्सेबिलिटी के लिए। इफ मिस्टर राम इज रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट का मतलब ओआर वाला पूरा, और इंडियन इनकम उसकी है 5 लाख रुपए, फॉरेन इनकम है उसकी 2 लाख रुपए, तो उसको किस पे टैक्स पे करना पड़ेगा? पूरे इनकम पे, यानी कि पूरे के पूरे 7 लाख पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर राम जो है वो नॉन रेसिडेंट या एनओआर है पिछले साल में, तो उसको कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? ओनली 5 लाख रुपए पे, क्योंकि वो इंडियन इनकम है ना, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं पे करना है। क्लियर? फॉरेन इनकम पे तो टैक्स पे ही नहीं करना, बिकॉज ही वॉज नॉन रेसिडेंट या एनओआर, तो उसको फॉरेन वाली पे टैक्स नहीं पे करना, लेकिन इंडियन पे तो टैक्स पे करना है। ठीक, तो उस तरह से आपका टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगा। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अभी तक हमने किसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा? पर्सन का, यानी कि इंडिविजुअल का देखा, ठीक है ना, इंडिविजुअल का देखा, एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन का देखा। अब हम देखेंगे एचयूएफ। अब एचयूएफ पता है आपको क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि आपकी एक फैमिली है, और फैमिली में आप बिजनेस चला रहे हो, फैमिली के नाम से आपने बिजनेस चलाया है, पूरी फैमिली मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, उसको सबका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एक ना अलग एंटिटी आपको शो करनी है, क्या? एचयूएफ की एंटिटी। आप सिंगल पर्सन पे काम नहीं कर रहे हो, आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहे हो, और पूरा जो बिजनेस है वो फैमिली के नाम पे चला रहे हो, तो उस केस में आपको स्टेटस अलग से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एचयूएफ। ये हिंदू लोगों के लिए, वैसे ही जैन लोगों के लिए जेयूएफ, जैन अनडिवाइडेड फैमिली। सिख लोगों के लिए एसयूएफ। ठीक है, अलग अलग जो ज्ञाति है, धर्म है, उनके हिसाब से उनको फैमिलीज अलोकेट की गई है। तो सभी के लिए इंडिया में वही कानून है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो जॉइंट फैमिली का बिजनेस आपको जॉइंटली पे करना पड़ेगा टैक्स। उसमें जो पहला मेंबर होगा, यानी कि जो मेन मेंबर होगा, उसे हम कहेंगे कर्ता। पता है? कर्ता यानी कि इज द मेन मेंबर, यानी कि जो ओल्डेस्ट पर्सन होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। ये कर्ता कहा गया है इनकम टैक्स के हिसाब से एचयूएफ के लिए। ठीक है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं को पार्टनर्स।
को पार्सनर्स। को पार्सनर्स का मतलब उसके दूसरे मेंबर, यानी कि फैमिली के दूसरे मेंबर, अदर देन कर्ता, कर्ता के अलावा और कोई दूसरे मेंबर है तो उसे कहेंगे को पार्सनर्स। ठीक है, इतना समझ में आएगा एच क्या है। अब एच का स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि क्या वो एच जो है वो रेसिडेंट के है या नॉन रेसिडेंट। अब इसके लिए ना सिर्फ दो ही केस होंगे, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। वो ओ आर एन ओ आर वैसा वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए। नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के लिए एच इज नॉट नेचुरल पर्सन, वो तो फैमिली कंबाइन है ना, तो उसके लिए वो ओ आर एन ओ आर वो नहीं चलेगा। लेकिन एच इज ऑलवेज ओ आर एक्सेप्ट इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। ओ आर यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि डायरेक्टली रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। कब ओ आर कब माना जाएगा, अगर आपका जो बिजनेस है या कंट्रोल और मैनेजमेंट, आप जो बिजनेस चला रहे हो मैनेजमेंट आपका जो है वो पूरा का पूरा अगर बाहर है तो ही आपको एन मिलेगा, अदरवाइज ओ मिलेगा। होली आउटसाइड इंडिया का मतलब पूरा का पूरा बाहर से है तो आपका हो जाएगा एन और अगर नहीं है तो ओ मतलब पूरा का पूरा इंडिया में बिजनेस है, इंडिया से ही बिजनेस के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो पर्सन बैठा है वो भी इंडिया में बैठा है, बिजनेस के डिसीजन कहाँ से लेते हैं, इंडिया से, तो क्या माना जाएगा, ओ अगर वो नहीं होता है तो एन हो जाएगा, और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो माना जाएगा कि इट इज नॉन रेसिडेंट। अब इसके लिए भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पूरा का पूरा बिजनेस इंडिया के अंदर है तो ओ आधा बिजनेस इंडिया के बाहर है या आधा डिसीजन इंडिया के बाहर से ले रहे हो आधा इंडिया के अंदर ले रहे हो तो एन और अगर पूरा का पूरा डिसीजन इंडिया के बाहर से ले रहे हो तो ही वो एन माना जाएगा। मतलब तीनों कंडीशन है इसके अंदर, बिकॉज नेचुरल पर्सन के साथ साथ ना एच को भी एक स्टेटस दिया गया है कि वो इंडिविजुअल के साथ ही कंबाइन मिलते हैं। एच में कौन है, इंडिविजुअल्स ही है, इसलिए इंडिविजुअल्स और एच हमेशा साथ में माने जाते हैं, इंडिविजुअल एच दोनों साथ में माने जाएंगे। तो इनके लिए भी तीन स्टेटस है इस तरह से, पूरा इंडिया में है तो ओ आधा आधा है तो एन और अगर पूरा बाहर है तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट एन। अब कंपनी और फॉर्म की बात करते हैं। कंपनीज एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स यानी पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, दो लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोलते हैं, यानी कि दोनों पार्टनरशिप एग्री करते हैं कि हम पार्टनर्स है और हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनरशिप में बांटा जाएगा। तो ये भी अलग एंटिटी है और ये भी अलग एंटिटी है, कंपनी एंड फॉर्म। बात करते हैं इंडियन कंपनी की। इंडियन कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी है ना तो ऑलवेज रेसिडेंट ही माना जाएगा कि वो हमेशा रेसिडेंट ही मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, फॉरेन की कंपनी यानी कि उसका जन्म फॉरेन में हुआ है, यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड है फॉरेन के हिसाब से, लेकिन इंडिया में बिजनेस करना चाहती है या इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो वो रेसिडेंट कब मानी जाएगी, ओनली इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। नाउ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोएम, इसे हम शॉर्ट में पोएम कहते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके डिसीजन मेकर्स है, अगर वो इंडिया में डिसीजन ले रहे हैं तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। अगर इंडिया के बाहर आप डिसीजन ले रहे हैं तो नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। सिर्फ दो ही होंगे कंपनी, इसलिए या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। अगर आपने जो बिजनेस के डिसीजन है वो इंडिया के अंदर लिए तो आपका पोएम कहाँ पे है, इंडिया में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इसका मतलब आप बिजनेस के डिसीजन जो है वो इंडिया में ले रहे हो तो रेसिडेंट, अगर इंडिया के बाहर ले रहे हो तो नॉन रेसिडेंट, सिंपल। वैसे ही फर्म एओपी बीओआई। अब एओपी बीओआई क्या है पता है, एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है और पार्टनरशिप में क्यों नहीं है। पार्टनरशिप में इसलिए नहीं है कि वो जो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स है ना वो मिलकर बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। लेकिन एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एक एसोसिएशन है, जिसे हम संगठन कहते हैं, गुजराती में हिंदी में संगठन कहते हैं, संगठन, यूनियन। ठीक है, एक पर्पस के लिए काम करते हैं, कोई पर्पस होता है उनका कि इसके लिए हमें काम करना है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और दूसरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी ना एक टाइप का एसएससी है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि पर्सन के अंदर कोई भी आएगा, चाहे कंपनी हो, पर्सन हो या फॉर्म हो,
या सोसाइटी या ट्रस्ट हो, सब आएंगे, सब कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे सबके सब मिलके, तो उसे हम एओपी कहेंगे। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ना, नाम से ही पता चलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि उसके सिर्फ और सिर्फ पर्सन आएंगे, जो कि नेचुरल पर्सन होगा वो, यानी कि आदमी, नेचुरल पर्सन, मैन, ठीक है, जो इंसान है वही आएंगे, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर। लेकिन एओपी के अंदर सभी आएंगे, कंपनी, पर्सन, फर्म, इनका कॉम्बिनेशन होगा इसके अंदर। कॉम्बिनेशन है कि सब मिला के एक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स बिजनेस चला रहे हैं, तो उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप की तरह ही होता है, लेकिन पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा जाता है, इसमें प्रॉफिट नहीं बांटा जाता। तो उसका एड्रेस क्या होगा, वो रेसिडेंट माने जाएंगे, जनरली वो रेसिडेंट ही माने जाएंगे। लेकिन कब नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे, अगर उनका कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट डिसीजन बाहर ले रहे हो, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज ऑलवेज रेसिडेंट माने जाएंगे। अब देखो टैक्स टाइप ऑफ एसोसी दिए गए हैं। अब इन लोग के ऊपर टैक्स लगते हैं, टोटल 8 लोग हैं, मतलब 8 कैटेगरी है। ये कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है। इन आठों की 8 कैटेगरी के ऊपर टैक्स लगाते हैं इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहला है इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग इज अ मेल फीमेल या मेजर माइनर, ठीक है। एचयूएफ, एक फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हिंदूज कैन फॉर्म एचयूएफ, इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, सभी के लिए है, फैमिली का चला रहे तो। फिर कंपनी है, एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के हिसाब से, यानी कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वो कंपनी की कैटेगरी में आएंगे। एक फर्म, यानी कि पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, person who have entered into partnership with one another are called individual partners and collective as a firm। दोनों को मिला देंगे, यानी कि दोनों का जो बिजनेस, कलेक्टिव बिजनेस है, उसे हम कहेंगे फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, जिसके अंदर एलएलपी का भी है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। उनकी लायबिलिटी लिमिट होती है, अगर कहीं पे गलती से अगर फॉर्म में नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई कौन करेंगे, पार्टनर्स करेंगे। लेकिन कहाँ तक, जिन्होंने जितना उन्होंने उनका कैपिटल है उतना तक, उसे कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। जितना उन्होंने पैसा फॉर्म के अंदर रखा है उतना ही यूज करेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं देंगे। किसमें, एलएलपी में, यानी कि उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी ना, इसलिए। लेकिन अगर नॉर्मल फॉर्म है ना, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उस केस में लायबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, यानी कि अगर फॉर्म के अंदर नुकसान हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो पार्टनर्स को अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, अगर आपने फॉर्म के अंदर, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म के अंदर है तो। देन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन माने जाएंगे हु कैम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। देखो मैंने बताया कॉमन पर्पस होता है, कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म्स, सब कुछ मिला के होंगे। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है आपके लिए, इट इज एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कौन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल्स ओनली, मतलब नेचुरल पर्सन, उनका भी कॉमन पर्पस होगा, मे और मे नॉट ऑन इनकम, उनका इनकम कमाने का उद्देश्य नहीं हो सकता, जैसे कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, जैसे क्लब्स, सोसाइटीज, जिनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है। लोकल अथॉरिटी भी होती है, यानी कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज, जो गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटीज यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ सिटी का गवर्नमेंट कर रही है, सिटी गवर्न कर रही है, जैसे पोर्ट ट्रस्ट, म्यूनसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, वो भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लोकल अथॉरिटी में। एंड लास्ट है एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि नेचुरल पर्सन नहीं, इसके अलावा और भी कोई पर्सन, पब्लिक कॉर्पोरेशंस established under social act of legislature having jurisdiction, personality of own, जैसे यूनिवर्सिटीज और टी बोर्ड्स। यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब कौन है, दे आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या टी बोर्ड, ठीक है, किसी का भी बोर्ड है, बोर्ड यानी कि एक कमिटी, संगठन। हाँ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनकम टैक्स के रेट्स के बारे में। अब यहाँ से आपका पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा कि आपको इनकम टैक्स का रेट किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। रेट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या एजीपी, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो
तो आपको जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट पे लगेगा। यानी कि ये मैंने स्लैब रेट आपको अकाउंटिंग में पढ़ाया था जब हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स यानी कि टीडीएस वाले चैप्टर पढ़े थे, तब टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाया था मैंने। टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर। तब मैंने स्लैब रेट का जिक्र किया था आपको कि स्लैब रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा। देन अगर कोई कोई कंपनी या फर्म है ना, तो उसके लिए फिक्स रेट है। फिक्स मतलब एक परसेंटेज दिया जाएगा, सपोज 25% या 30%। तो आपको सिर्फ ये रेट उठा के मल्टीप्लाई करना है रेट उनकी इनकम के साथ डायरेक्ट, यानी कि फिक्स रेट है। लेकिन ये स्लैब रेट में ना वो वेरिएबल है। ये कैसा रेट है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होगा, वेरिएबल का मतलब हुआ कि आपकी जो इनकम है वो इनकम के हिसाब से आपका टैक्स ऊपर नीचे होगा। कम इनकम है तो कम टैक्स, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स, वैसा। देन अदर टैक्सेस के अंदर सेस एंड सरचार्ज है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, वो वाला टैक्स लगा उसके ऊपर और टैक्स लगे तो उसे हम कहेंगे सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, इतना एक बार एक लिख लो, नोट डाउन कर लो टैक्स के रेट कौन कौन से हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उनको टैक्स के स्लैब रेट लगेंगे, यानी कि वेरिएबल रेट्स लगेंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, उसे कहते हैं स्लैब रेट। देन अगर कोई कंपनी या फर्म है तो उनके लिए फिक्स रेट है, चाहे कितने भी रुपए के इनकम कमाओ, आपके लिए रेट फिक्स कर दिया गया है, उसे कहेगा फिक्स रेट। और अदर्स टैक्सेस भी लगते हैं किसी और के ऊपर, टैक्स के ऊपर टैक्स, सेस या सरचार्ज, इतना ये टैक्स भी लगेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स है ये। चलो अब हम देखते हैं टैक्स रेट जो कि स्लैब रेट है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए। ठीक है, जो पहला पर्सन था उसके लिए। और ये ओल्ड रिजिम है। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम क्या है, इतना समझ लो कि मैंने एक समझाया था डिडक्शंस के बारे में, यानी कि इनकम में से कुछ खर्चे हम माइनस करेंगे। तो ओल्ड रिजिम के अंदर डिडक्शंस माइनस होते हैं और न्यू रिजिम के अंदर डिडक्शन माइनस नहीं होते। इनकम में से अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक पुराना टैक्स का रेट और नए टैक्स के रेट अलग है। नए टैक्स के रेट के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अब ये जो ओल्ड रिजिम है वो सिर्फ और सिर्फ आप इनकम कमाने के लिए, यानी कि जो आपने इनकम कमाई है उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ सकता है, यानी कि ओल्ड रिजिम डिडक्शन के लिए। न्यू रिजिम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ नए वाले में मिलेंगे, नए वाले में नहीं मिलेंगे, पुराने में मिलेंगे आपको। अब देखो, अब इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उनके लिए कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई है। अदर देन सीनियर सिटीजन, यानी कि जो जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है उनके लिए। जो लोगों की उम्र 60 साल से कम है, यानी कि जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट। देन 5 से 10 में 20% का टैक्स रेट। एंड मोर देन 10 में 30% का टैक्स रेट। ये मैंने आपको करवाया था जब मैंने टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाया था तब। ठीक है, यही टैक्स के रेट थे। ठीक है, उसके हिसाब से हमने टैक्स कैलकुलेशन भी सीख लिया था तभी, जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ाया था। तो
अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो ये वाले टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 के अंदर है, 60 से लेकर 80 के अंदर, तो ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, उसकी जगह पे आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना। क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको टैक्स का पेमेंट कब तक नहीं करना, 3 लाख तक नहीं करना। 3 लाख से ऊपर जाओगे तो वही 5%। कब तक, 5 तक। फिर 5 से 10 में 20 और 10 से ऊपर 30। ठीक है। अब अगर आपकी उम्र 80 से भी ऊपर है, मोर देन 80 यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन, ये नॉर्मल सीनियर सिटीजन और ये सुपर सीनियर यानी कि 80 से भी ऊपर है, तो उस केस में आपका जो 5 लाख रुपए तक का टैक्स स्लैब है ना, वो हो जाएगा जीरो। मतलब 5 लाख रुपए तक कोई इनकम देनी की नहीं, लेकिन 5 से 10 के अंदर सीधा 20%, और 10 से ऊपर 30%। यानी कि ये जो दो स्लैब थे ना, ये वाले, ये पूरे का पूरा डिलीट हो गए और डायरेक्ट 5 से 10 में 20%। क्लियर। तो अब वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो टैक्स रेट है उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। सपोज हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 9 लाख रुपए है और आपकी उम्र है वो 60 से कम है। तो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। 9 लाख रुपए की इनकम है तो हम स्लैब रेट का मतलब होता है कि आपको स्लैब बाय स्लैब जाना है, यानी कि एक एक बॉक्सेस आपको टिक करने हैं। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के अंदर होती तो आपको टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स होता जीरो। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 लाख से 2.5 लाख। अब देखो 2.5 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स पे करना नहीं था, तो 2.5 लाख से ऊपर 1 रुपया भी कमाया, कब तक, 5 लाख रुपये, तो आपको कितना परसेंट पे करना है, 5%। तो 2.5 लाख का जो डिफरेंस है, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर आपको पे करना है 5%, यानी कि होता है वो 12,500 रुपये होते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख तो है नहीं, आपकी इनकम कितनी है, 9 लाख तक। तो आपको एक और स्लैब लेना पड़ेगा जो कि है 5 से 10 का भी। आपकी इनकम जो है ना वो इस स्लैब के अंदर आ रही है ना। 9 लाख इज बिटवीन 5 to 10। तो आपको करना क्या है, 5 to 10 नहीं करना, 5 to 9 करना है। क्योंकि आपकी लिमिट कितनी है, 9 लाख तक की। तो आपको 5 लाख से 9 लाख यानी कि 4 लाख, उस 4 लाख पे 20% अप्लाई करना है। 4 लाख पे 20% होगा 80,000 रुपये। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सबका टोटल लगाना है, 0 + 12,500 + 80। तो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा 92,500। क्लियर है। ये एग्जाम्पल लिख लो, टैक्स के रेट लिख लो। ये 9 लाख वाला एग्जाम्पल लिख लो। उसके बाद एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ 19 लाख वाला, उसको आपको कैलकुलेट करना है। एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब आपको क्लासरूम के अंदर ही बताना है कि आपको कितना टैक्स आएगा अगर आपकी इनकम 19 लाख रुपए है तो। एज का कितना लगेगा, एज, एज 60 से बिलो। अभी हम सिर्फ बिलो 60 वाले देख रहे हैं, बाद में देखेंगे 60 से ऊपर वाले भी देखेंगे।
कितना होगा जी? 562। चलो, 12,500 तो यहाँ फिक्स है। ऐसी की जगह 1 लाख रुपया उसे 10 to 5, 5 लाख पे 20%, 1 लाख। नाउ मोर देन 10, लेकिन 9 लैक्स पे 30%, 9 into 30, 2,70,000। तो ये हो जाएगा 1 + 30, 270 + 1, 370। तो दैट्स में 382,500। अगर 19 लाख की इनकम है तो हो जाएगा 3,82,500 का टैक्स। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर सेम इनकम 19 लाख वाली कोई सीनियर सिटीजन कमा रहा है तो उस केस में कितना आएगा टैक्स? सेम इनकम सीनियर सिटीजन के लिए 19 लाख वाली इनकम कितना होगा? टैक्स कंप्यूट करो। यहाँ तक तो जीरो है, 3 से 5 यानी कि 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000, 5 से 10 यानी कि 5 लाख, उसके ऊपर 20% यानी कि 1 लाख। देन मोर देन 10 में 9 लैक्स पे 30%, 2,70,000। टोटल होगा 3,80,000। ये कितना गया था? 3,82,500 और ये 3,80। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम 3 लाख तक एग्जाम है और इनकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख तक एग्जाम थी। तो बचा हुआ क्या? 50,000। 50,000 पे 50%, 5% कंट्रोल, तो जो आएगा दैट में भी 2,500 रुपये। और वही फर्क है ना? तो इस तरह से आपको इनकम कंप्यूट करनी है। अब यहाँ तक तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। अब देखते हैं अगर सेम इनकम 19 लाख की इनकम कोई सुपर सीनियर सिटीजन कमा रहा है तो क्या होगा? 5 लाख तक कोई इनकम का टैक्स नहीं है। 5 से 10 यानी कि 5 लाख पे 20%, यानी कि 1 लाख रुपये यहाँ पे होंगे। और मोर देन 10 में कितना है? 9 लाख रुपीज़, उस पर 30% यानी 270। तो ये हो जाएगा 370। 380 की जगह 370। फर्क क्या है? ये 10,000 का, क्योंकि यहाँ तक तो आपको टैक्स पे करना है ही नहीं। ठीक है, सेम इनकम 19 लाख की इनकम पे जो नॉर्मल पर्सन है लेस देन 60 ईयर का, वो पे कर रहा है 382,500। सीनियर सिटीजन पे कर रहे हैं 380 और सुपर सिटीजन पे कर रहे हैं 370। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है सभी की इनकम ओल्ड रिजिम के अंदर। ओल्ड रिजिम के टैक्स रेट है, नई के हमें अभी तक पढ़े नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू रिजिम। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। अब ये जो न्यू रिजिम है ना, वो बताता है कि नो डिडक्शंस, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। यानी कि जो आपको मैंने बताया था कि कुछ खर्चे आपको माइनस करने के मिलेंगे आपकी इनकम में से, और उसके बाद टैक्स लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि डिडक्शंस, अगर आपको न्यू रिजिम में जाना है तो आपको डिडक्शंस भूलने पड़ेंगे। यानी कि आपको जो डिडक्शंस आप माइनस करने वाले थे ना, अब वो माइनस नहीं करोगे। जो भी ग्रॉस इनकम पे है उस पर आपको डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट करना है। तो कुछ चीज़ें ना आपके लिए ईजी बना दी। कौन सी चीज़ें? आपका जो टैक्स रेट का जो इनकम का स्लैब है ना, वो बढ़ा दिया। देखो, 3 से 6, 6 से 9, और ये 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको बेनिफिट हो गया, और यहाँ पे नुकसान हुआ कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो अब नया रिजिम में अगर आप सिलेक्शन करते हो तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर हर स्लैब जो है ना, वो 3-3 लाख रुपए का बढ़ रहा है, और यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। लास्ट में 10% का इंक्रीमेंट है। मतलब आपको तीन तीन का डिवाइड करना पड़ेगा। अप टू 3 कुछ नहीं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, और 15 से ऊपर है तो 30% है। पहले ओल्ड में क्या था? मोर देन 10 से ऊपर जाओ तो 30% था ना। 10 लाख से ऊपर गए तो 30% था। यहाँ पे कितना है? 15 लाख से ऊपर जाओ तो 30% है। मतलब इसमें कुछ तो बेनिफिट मिला आपको। 15 लाख तक तो आपको 30% से नीचे ही टैक्स पे करना है, तो ये बेनिफिट मिला आपको। लेकिन एक चीज़ आपने गवर्नमेंट ने आपसे एक चीज़ छीन ली है कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो सपोज अगर सेम इनकम
मैं वापस वही एग्जांपल लेता हूँ, सेम इनकम 19 लाख का। अब इसमें ना नया जो रिजिम है ना, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, चाहे वो लेस देन 60 ईयर्स का हो, मोर देन 60 हो, मोर देन 80 हो, कुछ नहीं, सभी के लिए इक्वल है। यानी आपको यहाँ पे उम्र देखनी नहीं है, ठीक है, न्यू रिजिम में, ओल्ड में देखनी है, नए में नहीं देखनी, ठीक है। चलो अब 19 लाख पे हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। 19 लाख का कोई इनकम कमा रहा है तो उसके लिए टैक्स कितना होगा अगर न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो? 3 लाख तक कुछ नहीं है, 3 से 6 यानी कि डिफरेंस कितना है, 3 लाख का। अब हर एक केस में ना 3-3 लाख का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे तो सीधा कितना है, 19 लाख है ना, तो यहाँ पे 4 लाख बचेगी, क्योंकि 19 - 15 यानी कि 4 लाख। अब हर एक 3-3 लाख के डिफरेंस पे 5%, यानी कि यहाँ पे होगा 3 लाख इंटू 5, जिसमें भी 15,000, और 3 लाख पे 10 यानी कि 30,000। फिर आपको 15-15 हज़ार बढ़ाते जाने हैं, क्योंकि क्या 15, तो मतलब 3 लाख का गैप है, 3 लाख पे 5-5 जगह बढ़ रहे हैं, तो मतलब 15 हज़ार बढ़ाने हैं। और यहाँ पे सीधा 30% पे करना है 4 लाख पे, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। बस इसका टोटल करना है, 120, 60, 180, और ये 60, 240, 270, 2,70,000। अगर सेम 19 लाख की इनकम कमा रहे हैं तो किसमें, न्यू रिजिम में। और हमने देखा था न्यू ओल्ड रिजिम में 2,70,000 का टैक्स पे कौन कर रहा है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो, ये वाला देखो, नहीं वो भी नहीं है, 370 पे कर रहा है। तो या तो आप यहाँ पे तो आपको कितना है, सिर्फ 270 है। सेम इनकम इसलिए मैंने ली कि आपको वो डिफरेंशिएट पता चलेगा, इसलिए मैंने इनकम सेम ली 19 लाख। सेम इनकम टाइप ओल्ड रिजिम में, जिसको सबसे ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट है मोर देन 80 को, वो भी 370 पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में आ रहे हो ना, तो 19 लाख की इनकम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 270 पे करना है। डिफरेंस पता चला? क्या डिफरेंस है, टैक्स का आपको अमाउंट बहुत ही कम पे करना है, लेकिन एक चीज़ ना आपको छोड़नी पड़ेगी, दैट इज डिडक्शंस। ओल्ड में क्या करते थे, ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शंस इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, और इस पे टैक्स लगता था ना, डिडक्शन माइनस करने के बाद वाली 19 लाख पे टैक्स लगता था। यहाँ पे डायरेक्टली ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे आपको डिडक्शंस माइनस करने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्पेशल रेट टैक्स लगोगे तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बताया गया है। ये ऑप्शन जो है ना, असेसमेंट ईयर 21-22 से आया था, 4 साल हो गए इसको, 4 साल से ये ऑप्शन चल रहा है, कौन सा, न्यू रिजिम वाला। अब कॉरपोरेट सोसाइटीज, उनके लिए टैक्स का रेट क्या है, उनके लिए भी स्लैब रेट है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, वो जनरली बिजनेस नहीं करती है, तो उनके लिए टैक्स की इनकम का रेंज और टैक्स का रेट वो भी कम रखेगा। जैसे 10,000 तक 10%, 10 to 20, 20%, एंड मोर देन 20 पे 30%। सो इनकम बहुत ही कम होगी, बिकॉज दे आर नॉट फॉर द प्रॉफिट, वो सोसाइटी है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, दे आर ऑपरेटिंग फॉर मेंबर्स। तो उस केस में उनका टैक्स रेट भी बहुत कम है और रेंज ऑफ इनकम भी बहुत कम है। अब बात करते हैं कंपनीज या फर्म्स के लिए। अब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि इंडियन कंपनीज, डोमेस्टिक यानी कि इंडियन कंपनी, तो उसके लिए अगर आपका जो टर्नओवर है पिछले 2 साल पहले का, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 24-25, तो 2 साल पिछले जाना है, 2 साल पीछे यानी कि 22-23, ठीक है, 2 साल पीछे गए, 24-25 से 2 साल पीछे जाना है, 22-23। 22-23 में अगर आपका टर्नओवर यानी कि आपका टोटल सेल्स 400 करोड़ है, 400 करोड़ से अंदर है तो 25%, और अगर मोर देन 400 करोड़ है तो 30%। 400 करोड़ का एक लिमिट बताया गया, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ का तक है तो आपको सिर्फ 25% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर 2 साल पहले का जो जो भी आपका टर्नओवर है वो अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो आपको हायर टैक्स पे करना है, यानी कि 30% का टैक्स पे करना है। डोमेस्टिक कंपनी अगर वो न्यू रिजिम लेती है तो अब कंपनी वालों के लिए न्यू रिजिम ये है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ चीज़ बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उनके लिए 15% है।
जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन नई स्कीम ऑप्ट की है उसने भी, तो उनके लिए 22%। लेकिन डोमेस्टिक होनी चाहिए, फॉरेन वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं। और अदर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 30% ये वाला, 400 करोड़ से ऊपर गए तो 30%। फॉरेन कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स है 40%। 40% फॉरेन कंपनीज के लिए है, बाहर की कंपनी है इसलिए। और पार्टनरशिप फर्म के लिए 30%। दैट्स इट। क्लियर। नाउ सेल्स एंड सरचार्ज। अब इसके अंदर हम सरचार्ज पढ़ेंगे। सरचार्ज का मतलब सुपर चार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स के ऊपर और कुछ टैक्स लगाना, दैट इज योर सरचार्ज। अब आपने जो भी अभी तक का टैक्स कैलकुलेशन किया ना, उसके ऊपर और टैक्स लगेगा। किसके लिए? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपी के लिए। अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है, अप टू 1 करोड़, तो 10%। वो कौन सा 10%? जो टैक्स लगा है उसके ऊपर 10%। ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, तो 10% किसके ऊपर होगा? टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 से 5 है तो 25, और 5 से ऊपर हो तो भी 25। पहले यहाँ पे 37 हुआ करता था, गवर्नमेंट ने इसको हटा के पिछले साल 25 ही कर दिया। मतलब 2 से ऊपर है तो आपको सिर्फ 25% सरचार्ज पे करना है, टैक्स नहीं, टैक्स के ऊपर और टैक्स। ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। अब एक अमाउंट होगा पहले टैक्स, जो कि हमने अभी कंप्यूट किया, जो इंडिविजुअल एच सबके कंप्यूट किया टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, जो कि ये रेट से लगेगा। और ये टैक्स सपोज आपका 100 रुपये का टैक्स आया, तो और आपकी इनकम जो है इसके ऊपर अंदर वाली है 50 लाख से 1 करोड़ की, तो 10% है ना इसके ऊपर लगेगा, यानी कि 10% ऑन 100 रुपीज़, यानी कि टैक्स यहाँ पे लगेगा। 100 पे 10%, 10 रुपये, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसे हम HEC कहते हैं, जो कि 4% लगेगा। किस पे? इन दोनों पे मिला के। 110 पे 4%, कितना होगा 110 पे 4%? 4.4 समथिंग होगा, है ना? तो सपोज 5 रुपये होते हैं, तो इस तरह से आपको 115 रुपये पे करना पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया है, 100 रुपये नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो सरचार्ज किस पे होगा? जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज होगा। और सेस किस पे होगा? टैक्स प्लस सरचार्ज, उन दोनों पे मिला के HEC होगा। ठीक है। और वो हमेशा 4% ही होगा। अब सरचार्ज दिया गया है कंपनीज फॉर्म्स के लिए, वो किसके लिए था? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। अब ये इसके लिए दिया है सरचार्ज। अगर अगर कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो 7%, 1 से 10 के अंदर, 1 करोड़ से ऊपर 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक के लिए। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है तो 2%, 1 से 10 में, और 10 से ऊपर है तो 5%। फॉरेन कंपनी को सरचार्ज कम क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी उनके ऊपर टैक्स का रेट ज़्यादा है। इनके ऊपर 40% टैक्स है, इनके ऊपर सिर्फ 30 या 25 या 22 या 15 भी है कोई कोई कंपनीज के लिए। ठीक है। तो इस वजह से इनको टैक्स का सरचार्ज ज़्यादा है, इन पे सरचार्ज कम है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर चार्जिंग 40%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉरेन के लिए। और अगर फर्म कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके लिए 12% फिक्स है। ये सरचार्ज है, टैक्स के ऊपर टैक्स वो। अब हम देखते हैं मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है? यानी कि अगर आपको कोई इनकम है आपकी, सरचार्ज कब लगता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो। लेकिन सपोज अगर आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर समझो किसी की 51 लाख रुपए की है, तो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया ना, उसकी वजह से आपको क्या एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है, कुछ रिलीफ दिया है। अब वो रिलीफ एक्चुअली रिलीफ नहीं है। अब वो देखते हैं किस तरह से रिलीफ दिया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी इनकम 51 लाख है, तो सबसे पहले 51 लाख पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है। ठीक। सपोज ओल्ड टैक्स रिजिम में है, लेस देन 60 ईयर से 12,500 पहला लगेगा, फिर 1 लाख लगेगा, 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर कितना है? 41 लैक्स। 10 लाख से कितना है? 41 प्लस है ना, तो 41 लैक्स पे 30% करो, कितना आ रहा है? 12,000।
1230 कंफर्म। 41 लाख पे 30%, 1230 प्लस 10 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 कर दो इसको, 13,42,500। ऐसे ही 13,42,500। अगर सरचार्ज आपका इसके अंदर है तो, लेकिन सपोज आपकी इनकम सिर्फ 50 लाख रुपए होती, आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए होती तो क्या होता? तो 50 लाख के ऊपर कंप्यूट करो, पहले हो गए 12,500, फिर 1 लाख, फिर 40 लाख पे 30%, यानी कि वो होगा 12 लाख रुपए, है ना? तो 12 और 1 13, 13 12,500। ठीक है। अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो आपको सरचार्ज देना नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है तो आपको सरचार्ज देना पड़ रहा है। कितने का? 30,000 का सरचार्ज देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, उसकी जगह पे आपको 30,000 पे करना पड़ रहा है। तो उसका मतलब हुआ कि 1 लाख की जगह पे 30% देना पड़ रहा है ना। 30,000 मतलब 30% आप दे रहे हो। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है। और वो रिलीफ क्या है? एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपए कमाया ना, उसकी जगह पे देखो, पहले तो अगर ये 50 लाख वाला होता तो आपको सरचार्ज कुछ नहीं आता और टैक्स भी उतना ही रहता। कितना? 13,12,500 उतना ही रहता, सरचार्ज नहीं होता तो। लेकिन अगर सरचार्ज है तो इस पर हम सरचार्ज पहले ऐड करेंगे। कितना होगा सरचार्ज? 10% था, इसके ऊपर 10%, यानी कि 13,4,2,5,0। जिसके अंदर हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी 14,76,750। 10% ऐड कर दो, जो कि 13,42,500 है उसके ऊपर, तो ये आएगा 14,76,750। इतने का टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको अभी। अब देखो, अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो कितना पे करते? ये वाला अमाउंट 13,12,500। लेकिन 51 लाख है तो कितना पे कर रहे हो? 1476। अब ये माइनस ये कर दो, 13,12,500 माइनस कर दो इसमें से, तो आप कितना पे कर रहे हो? 1,34,250। ये है मार्जिनल, ये है ना। अब सोचो, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए। कितने? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 50 से ऊपर कमाया 1 लाख। लेकिन आप कितना एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे कर रहे हो? एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? 1,34,250। समझ रहे हो? 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए तो उसके चक्कर में मुझे 1,34,250 रुपए पे करने पड़े। कहाँ 1 लाख और कहाँ 1,34,? मतलब 34,000 जो पैसा कमाया वो तो देना ही है, प्लस ऊपर से 34,000 और देने हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो 34,000 एक्स्ट्रा देने को पड़ रहा है ना, हम उसको माफ कर देते हैं। कितने? सिर्फ ये एक्स्ट्रा। लेकिन 1 लाख तो पे करना पड़ेगा। कितना? जो पहला हमने 1 लाख रुपए कमाया एक्स्ट्रा वाला, वो हमें पे करना पड़ेगा। तो उसमें कितना मार्जिनल रिलीफ दिया है? 34,250 रुपये जो है वो मार्जिनल रिलीफ आपको दिया गया है। ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा ऑन दिस अमाउंट। तो आपको फाइनली कितना पे करना पड़ेगा? 13,12,500 प्लस 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपये आपने कमाया वो पूरा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दैट विल बी 14,12,500, ये 14,12,500 पे करना पड़ेगा। और ये आपको जो 34,250 का मार्जिनल रिलीफ मिल गया। लेकिन आपको लगता है सच में ये मार्जिनल रिलीफ है? नहीं, बिकॉज जितना एक्स्ट्रा कमाया वो तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ले गया। तो उससे अच्छा बेटर है कि 50 लाख की इनकम दिखाओ, उतना ही रखो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर टैक्स चोरी यहाँ पे होती है। अगर आपकी इनकम 51 लाख है तो आप कुछ भी ऐसा करके आपको इनकम 50 लाख दिखा दोगे तो आपका जो टैक्स है वो बच जाएगा। कितना? 1,34,250। ऑब्वियसली 1 लाख रुपए, क्योंकि 34,250 तो गवर्नमेंट ऐसे ही दे रहा है, रिलीफ दे रहा है। लेकिन 1 लाख रुपए आप बचा सकते हो अगर आप इतना कम कर दोगे तो। और जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता है। कोई भी इंसान है, अगर छोटा सा इनकम उसने कमाया, एक्स्ट्रा इनकम कमाई,
तो वो मार्जिनली देना, मतलब एक्स्ट्रा पैसा सरचार्ज के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो टैक्स का कैलकुलेशन दिया है 55 लाख वाला। 5 ढाई लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 से 5 12 500 1 लाख, यहाँ पे स्लैब तो सेम ही होते हैं। एक्स्ट्रा कितना है 45 लाख, 10 लाख से ऊपर कितना है 45, 45 के 30% दैट इज 1350 प्लस ये लोग दैट इज टोटल हो जाएगा 14,62,500। तो उसके ऊपर सरचार्ज, क्योंकि आपकी इनकम 50 से ऊपर है ना, 50 से ऊपर है तो सरचार्ज आएगा। सरचार्ज कितना 10%। कौन सी अमाउंट पे, ये वाली अमाउंट पे। तो 146250 ऐड हो जाएगा सरचार्ज, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स है, तो ये इसके अंदर ऐड होगा 16,08,750। और इसके ऊपर ऐड होगा 4% का सेस, ये वाला सेस सबसे लास्ट में आता है। जो कि अब ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन लिखा है ना, तो ये जो पैसा हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये पैसा गवर्नमेंट इस काम के लिए यूज़ करती है, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। उनका जो हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मतलब वो लोग ट्राई करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, उन सब में ये पैसा जाता है। जो गवर्नमेंट को हम पैसा दे रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे, हेल्थ और एजुकेशन में यूज़ होगा, उसके अलावा और कहीं यूज़ नहीं होगा। लेकिन जो बाकी का पैसा है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, सभी डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रोड बनाना, हाईवे बनाना, फ्लाईओवर्स बनाने, ये सब के लिए। तो इतना HAC जो होगा 4% होगा, और 4% किस पे लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर 4%। क्लियर। और ये फाइनल टैक्स हो जाएगा आपका 16,73,100 अगर आपकी इनकम 55 लाख रुपए है तो। एंड दिस इज हाउ योर टैक्स कैलकुलेशन इज डन। क्लियर एवरीवन। अब देखो, अब हमने टैक्स का कैलकुलेशन समझ तो लिया, लेकिन हमें अभी भी टाइप्स ऑफ इनकम समझनी बाकी, कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम है। तो मेजर आपकी 5 हेड की इनकम है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने हेड की इनकम है, 5। जिसमें पहली है सैलरी, दूसरी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, आपका जो मकान है या तो आप रेंट पे दोगे या तो आपको वो आप यूज़ कर रहे हो मकान को, तो उसका पैसा, यानी कि उससे इनकम होगी, वो इनकम। तीसरी है कैपिटल गेन्स, यानी कि आपके पास कुछ चीज़ है जो एसेट है, वो आपने एसेट बेची है, तो उसके ऊपर जो भी, बेचने के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसे कहेंगे कैपिटल गेन्स, कैपिटल असेट बेचने के लिए। देन फोर्थ है बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका बिजनेस इनकम है तो वो यहाँ पे आएगा। और इसके अलावा अदर सोर्स का इनकम, यानी कि इन चारों के अलावा कोई कहीं और से सोर्स से इनकम आई है तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम बनेगी। यानी कि टोटल 5 हेड की इनकम है, वो इस तरह से डिवाइड है। कौन कौन सी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और अदर सोर्स की इनकम। अब इन सभी के बारे में आपको वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं कि इनका कैलकुलेशन कैसे होगा। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इनके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, इनके रूल्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें वन बाय वन एक एक इनकम समझ में आएगी। और जैसे हम वन बाय वन सभी इनकम समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे और इन सब के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट लगाएंगे। जैसे इनकम, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी है, और बिजनेस इनकम एंड अदर सोर्स, इन सब पे स्लैब रेट लग रहा है। लेकिन कैपिटल गेन है, उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लग रहा है, वो हम कैपिटल गेन में देखेंगे कि कौन सा कितना टैक्स लग रहा है, स्पेशल रेट, यानी कि एक फिक्स परसेंटेज होगा किसके लिए, कैपिटल गेन के लिए। बाकी सबके लिए स्लैब रेट है, जो हमने स्लैब रेट देखे थे इंडिविजुअल्स के, वन बाय वन वैसे वाले। ठीक है। सो वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ इनकम इन डिटेल इन अदर सेशंस। ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये सभी के बारे में आपको वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है, एंड दैट इज योर इनकम टैक्स। टैक्स को हमने पहले कंप्यूट करके रख लिया, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम सभी इनकम्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम है और उसके हिसाब से कितना टैक्स लगेगा। एनी डाउट्स अभी तक किसी को, एनीवन, ऑनलाइन वाले? Okay, so that's it for today.